जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चे। जितने भी हमारे नीट के एस्पिरेंट बच्चे हैं, ड्रॉपर हैं, या फिर जो नीट एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं या समझ नहीं पा रहे कि नीट एग्जाम की तैयारी करे तो करे कहाँ से करे, क्योंकि सबसे मुश्किल हो जाता है नीट एग्जाम की तैयारी करना। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक है, आज इस नीट बैच जो प्रारंभ बैच है उसका पहला क्लास है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को कराई जा रही है। नीट में क्या होता है, जब हम नीट की बात करते हैं तो ध्यान समझिएगा कि यदि हम लोग जो भी बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चे नीट 2025 में दे रहे हैं या फिर जो भी बच्चे 2026 में देने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट खास वीडियो है, क्योंकि आज के बाद से हर शाम 6 बजे करीब जो है आपको हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट पर यह प्रजापति सर जो है लेकर वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि आखिर नीट में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करे, कौन सा बुक पढ़े और कौन सा बुक ना पढ़े, क्या करे और क्या ना करे, इस पर फोकस करेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं नीट में 3 विषय से अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 3 विषय। पहला विषय हो जाता है आपका बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी हो गया आपका। दूसरा विषय हो गया फिजिकल साइंस। क्या हो गया? फिजिकल साइंस। और तीसरा हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस से पूछा जाता है। आपको ये मालूम है कि आपका नीट का एग्जाम जो है टोटल 720 नंबर का होता है। कितना होता है? 720 नंबर का होता है। 360 क्वेश्चन होता है। तीनों विषय में नीट का आपका जो है 360 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कहते हैं 4 नंबर का होता है। कितना होता है? एक क्वेश्चन 4 नंबर का। हाँ, बस थोड़ा बेसिक बता देते, उसका हम लोग क्लास आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। बीच में स्किप करने की कोशिश कीजिएगा तो वो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, बायोलॉजी में 2 विषय चलाता है। एक चलाता है जूलॉजी और एक आपका चलाता है बॉटनी। ध्यान समझिए, बायोलॉजी में 2 विषय आता है। एक जूलॉजी जहां से आपको 180 क्वेश्चन पूछा जाता है और बॉटनी से भी 180 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिला देंगे तो 360 नंबर क्वेश्चन है, 360 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि 360 नंबर का यह प्रश्न जो आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का ही है। और अकेले बायोलॉजी में आपको 360 नंबर उठाना है, जूलॉजी बॉटनी पढ़कर के कोई दिक्कत नहीं। और फिजिक्स से 180 नंबर का आता है, केमिस्ट्री से भी 180 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, टोटल कीजिएगा तो आपका टोटल आता है 720 नंबर। कितना हो गया? 720 नंबर। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्क क्या होता है? नेगेटिव 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाता है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ दिए, आपसे नहीं बना, 720 में से 720 में से जो है 336 क्वेश्चन, 720 नंबर में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते तो आपको 4 नंबर कटेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपने उसका जवाब गलत दिया, क्वेश्चन आपको आता है लेकिन उसका जवाब आपने टच किया और इसका जवाब गलत हो गया, तो वहां पर आपका टोटल 5 नंबर कटेगा। कितना कहें? 5 नंबर कट सकता है। इतना बात क्लियर है आप लोग को? यस लिखिए कमेंट पे। इतना क्लियर? ठीक है, कितना? 5 नंबर कट सकता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान से आगे कि हमारे इस प्रजापति इंस्टीट्यूट पर, किस पर? प्रजापति इंस्टीट्यूट पर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पर जो है सिर्फ आपको बायोलॉजी का ही क्लास करवाया जाएगा, जो कि 360 में 360 दिलाने में आपका पूरी तरह से हेल्प करेगा और फायदेमंद भी करेगा। इस बात को बखूबी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बायोलॉजी से लेकर जितना भी आपको इस प्रजापति इंस्टीट्यूट पर
हम प्रजापति सर जो है लेके आ रहे हैं, और शानदार, जिसमें आपको 360 में 360 गिराने की पूरी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, चलिए, यह नीट का एग्जाम जो है एक डॉक्टर बनने से पहले दिया था। किसका? डॉक्टर बनने से पहले दिया था। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि से आपको नीट एग्जाम में अगर 720 में 720 लाना है तो आपको पूरी तरह संपूर्ण एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी यदि आपको अच्छी तरह से याद है तो हम कह सकते हैं कि नीट में आपको 720 में से 720 लाने कोई रोक नहीं सकता। टॉपर रैंक तो लेके चले, क्या लेके चले? रैंक लेके चले आएगा। 720 एनसीईआरटी पढ़े कैसे? इसमें कुछ बच्चे हमारे वीडियो ड्रॉपर भी देख रहे होंगे, जो न्यू स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो ड्रॉपर को मालूम है एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं ड्रॉपर, जिसके कारण उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन कैटेगरीज है, वो उसके अंदर इनहेल्स नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी पर पूरा चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी बुक को, क्या बात है, एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े, कैसे उसका नोट्स तैयारी करे, और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किन बात को महत्वपूर्ण तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 में जानबूझकर पढ़ाई नहीं करते हैं, या फिर किसी कारणवश की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो जो है इसमें उनका सपना है कि हम डॉक्टर बने। क्या ने? डॉक्टर बने। तो कोई बात नहीं, अब अभी भी वो वक्त है जिसमें आपका 100% आप समय दे सकते हैं। अभी उतना कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है कि नहीं? तो आप अपने अभी तक कोशिश कीजिए। नहीं, भले ही आप लेट शुरुआत कीजिए, लेकिन जब भी शुरुआत करें तो आपको अपना 100% देने की कोशिश करें। ये हम नहीं कर रहे हैं किसी शुरुआत में, भले आप एक साल लेट से तैयारी करे, जब भी शुरू करें उसमें कोई बहानाबाजी ना चले। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अपना आप पढ़ेंगे बायोलॉजी। भैया, बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही हम लोग शुरुआत करेंगे सेल, अर्थात कोशिका से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका, और बेसी देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए बुआ, हम बात कर लेते हैं कोशिका, क्योंकि पहला चैप्टर ही आपका है कोशिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। बस, अब कोशिका के बारे में कहीं ना कहीं आप लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं। ये है क्या? आज जिस क्लास में जब हम कोशिका के बारे में बताएंगे, हो सकता है कि से आप कहीं ना मिला हो। सब एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम बात कर। पहला समझते कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका क्या है? तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। जीवन की सबसे छोटी कोशिका, जीवन जो टिका हुआ कोशिका पर ही टिका हुआ है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? कोशिका की जो संरचना, हमारी जो बनावट है, वो कोशिका से ही मिलकर हुआ है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये चिंकी है, एक मुंह हाथ देख पा रहे, पैर हाथ देख पा रहे। ये चिंकी की पूरी शरीर की बनावट किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। इसके अंदर जो जो क्रियाएं हो रही है, मेटाबॉलिज्म कह लो, एनाबॉलिज्म कह लो, उपापचय, अपचय, जो भी क्रियाएं हो रही है वो किसके कारण वश हो रही है? तो कोशिका के कारण हो रही है। किसके कारण? कोशिका के कारण। इतना क्लियर हुआ? और ये भी हमें याद रखिएगा कि कोशिका
कोशिका के अलावा किसी में जीवन नहीं है। ठीक है, एकमात्र एकदम सूक्ष्म एकदम कोशिका जो है उसके अलावा, कोशिका को छोड़ दिया है, कोशिका बात नहीं करे तो उसके अलावा किसी में भी जीवन नहीं है। इस बात के आगे अर्थात जीवन का सबसे छोटा इकाई या जीवन का या फिर किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई है कोशिका। एकदम छोटा सा इकाई है कोशिका। कोशिका से उसके बाद कुछ नहीं, कोशिका कुछ नहीं, ऐसे कोशिका याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट्स जैसे बनाते हैं वैसे आप भी नोट करते चलिएगा। अब घर में है तो अच्छी बात है, कॉपी कलम लीजिए और नोट करते चलते जाइए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, क्योंकि आपका हाथ आंख से देख रहे हैं हमारी वीडियो, हाथ चल रही है, कान से श्रुति कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सोचा दिमाग कितना माइंडफुल है। 3 चीज हमेशा आपको रहे, स्मृति, श्रुति और ध्यान। ध्यान सुनिए, स्मृति मतलब याद करने की कोशिश की जो हम बोल रहे हैं, श्रुति, श्रुति का मतलब है ध्यान से सुनना, सुनना श्रुति, ध्यान से स्मृति, याद रखना उस बात को जो हम क्या बोल रहे हैं। इतना क्लियर हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो जो क्रिया हो रही है कोशिका के कारण ही हो रही है, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो शरीर की जो बन रहा है, क्रियात्मक फंक्शन जो कार्य कर रहा है, संरचनात्मक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, कोशिका के अलावा किसी में भी जीवन नहीं होता, ये हमें संपूर्ण तरीका से मालूम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग मित्रों कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप कहिए सर कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इतना क्लियर है आप लोग को कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये तो मालूम है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं कि लेकिन यहां ध्यान सुनिए कि सर्वप्रथम खोज जो है, कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कोशिका जो थी, ये कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। दुर्भाग्य से कौन सी कोशिका निकलती? मृत कोशिका। तो यही बात याद रखिएगा। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कहिए कब किया था? ये भी सवाल, कब किया था? कहीं पूछ देते एग्जाम में कि से रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कब किया था, ये भी जान लेते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं किसे, आगे हम लिखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किया था। इसमें कोई तर्क देने वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटा खुला है। और हमारा टीम प्रजापति टीम पैर इंस्टीट्यूट की टीम जो है संपूर्ण मेहनत करे कि आपका सारा का सारा जो रिप्लाई देने में सक्षम रहे। ऐसे तो इस बात को याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में किया था। इतना क्लियर हुआ। और यह जो मृत कोशिका जो थी वो किसका था? तो ये अशोक का पेड़ का जो छाला होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, किसका था? अशोक पेड़ का जो छाल होता है, क्या होता है? छाल। ठीक है, पेड़ के ऊपर जो आपका पेड़ है इसको छाल बना दे, पपड़ी से हम लोग कहते हैं पपड़ी। ठीक है, उसमें से इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1965 में। तो ये सवाल ये भी आता है ना कि सर बताइए कि यदि मान लेते हैं कि मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था
1665 में। आपकी बात सही है, इसमें कोई तर्क देने वाली बात नहीं है। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भैया, ये भी तो जानना है ना। जीवित कोशिका की खोज, क्या जीवित कोशिका की खोज, चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जीवित कोशिका की खोज, ध्यान समझिए बुआ कि जीवित कोशिका की खोज एंटोन वन लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटोन वन लीवेनहॉक ने किया था। इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी खोलिएगा तो वहां पर जीवित जो है मेंशन नहीं किया था, सिर्फ किया गया है कि कोशिका की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया। ये मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग याद रखेंगे कि जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोन वन लीवेनहॉक ने किया था। अब बात करते हैं कब किया था। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वन लीवेनहॉक ने कब किया था, इस चीज की हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए ध्यान से, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज जो है मात्र ठीक इसके 9 साल बाद, जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने अशोक का पेड़ का जो छाला था, अशोक पेड़ का जो छाला था, उसका छाल में जो मृत कोशिका खोज की थी 1665 में, तो 9 प्लस कीजिएगा तो कितना होता है? 1674 ईस्वी में। याद है इतना? तो हम ये कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। इसमें कोई तर्क देने वाली बात नहीं है, आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें भी मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, इतना से। लेकिन यहां पर हमने समझे कि जीवित कोशिका जीवन की जीव क्या है, जब हम बात करते हैं जीव क्या है भैया, आखिर जीव, जब हम बात करें जीव, ये जीव क्या है, जीव होता क्या है कि नहीं? जीव को जरा लोग क्लास लेने याद कीजिए कि प्राणी जगत पढ़े होंगे, प्लांटी जगत पढ़े होंगे, मोनेरा जगत पढ़े होंगे, प्रोटिस्टा जगत पढ़े होंगे, फंजाई जगत पढ़े होंगे, 5 प्रकार के जीव जगत पढ़े होंगे। अब फटाफट कमेंट कीजिए कि जो जीव जगत है, क्या है कि जीव जगत है वो किसने बनाया? 5 जीव जगत जो है किसने बनाया? चलिए इसको इतना जो है आप लोग नोट करें, तो हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े। लेकिन इससे हम लोग आगे बढ़ने से पहले तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए हम क्या है कि आगे हम बात करते हैं कि जीव जगत, क्योंकि कोशिका बारे में थोड़ा आपको पढ़ा दिए, 3-4 पॉइंट जो है पॉइंट उस तरह से आप उतारते हैं। आगे हम बात करते हैं जीव जगत, कोशिका में हम बात कर लेते हैं जीव जगत। जीव जगत का मतलब कि जो बायोलॉजी में जीव को बांटा गया है, उसके गुण, उसके कोशिका, उसके संरचना के आधार पर जो है जीवों को बांटा गया है। अब देखिए कि पहले जो है अरस्तु जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए किसे जीव विज्ञान का जनक कहिए, क्या कहिए? जनक या फिर पिता कहिए। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा। इसको याद रखिए, अरस्तु ने कहा कि से जीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में, एक आपका प्लांटी होता है और एक होता है एनिमिलिया, मतलब किसे वनस्पति जगत और
पारक जगत। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रिसर्च होते उसके ऊपर, अंत में जाकर जो अभी तक 5 जीव जगत चलते हैं। 5 जीव जगत। अरे दुनिया में 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसका सिर्फ यही मतलब है कि 5 प्रकार के जीव जगत पाए जाते हैं। सबके अपनी कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ गुण है, कुछ बनावट है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। और 5 जीव जगत कौन से है और किसने बनाया? तो किसने बनाया तो हम बात करते हैं इसका जो है R.H. विल टेकर। याद रखिए नाम। R.H. विल टेकर ने 5 जगत बनाए। कितना? 5 जगत। इसको याद रखिएगा कि R.H. विल टेकर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंत में डिसाइड कर दिया कि इससे ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, ना 4 होता है, बल्कि संपूर्ण तरीका से देखा जाए इस पृथ्वी पर, इस प्राकृतिक मौसम में जो है 5 प्रकार के जीव जगत होते हैं। कौन कौन से? पहला हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला क्या है? तो पहला कहा गया है मोनेरा। पहला मोनेरा को रखा गया है। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। तीसरा जो है फंजाई। चौथा प्लांटी। और पांचवा जो है एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जीव जगत है जिन्होंने R.H. विल टेकर ने कहा था कि संपूर्ण प्राकृतिक पर या फिर पृथ्वी पर जो है 5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमिलिया हो गया। इतना क्लियर है? आगे हम बात करें। अब इन 5 जगत को बांटे। जब इस 5 जीव जगत को बांटे तो कैसे बांटे उसको हम लोग देख लेते हैं कि 5 जगत को एक कोशिका के आधार पर क्या कर रहे हैं। पहला हम बात करते हैं, यदि कोशिका के आधार पर हम इस 5 जगत को बांटे। क्या? कोशिका के आधार पर। भाई हम लोग कोशिका पढ़ रहे, छोटा सीधे कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका हम देखते हैं। कोशिका के आधार पर देखा जाए तो कोशिका को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितना? 2 भागों में। एक होता है कि इसे एक कोशिकीय प्राणी या फिर एक कोशिकीय जीव। कितना है? पहला क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका देखिए, इसका 2 आधार पर बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा था बहुकोशिकीय जीव। क्या है कि अच्छा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, इस मतलब अपने तर्क देते हैं। तो देखिए क्या है कि एक कोशिकीय जीव मतलब कि वैसा जीव जिसकी एक कोशिका हो, मतलब वैसा जीव जिसकी एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? कि वैसा जीव जिसकी एक से अधिक कोशिका का समूह होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जब इस कोशिका के आधार पर इस 5 जगत को बांटते हैं तो क्या हो जाता है? तो पहला हम लोग बात करते हैं तो एक कोशिकीय में
आपका मोनेरा चला जाता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बहुकोशी के जीव में हम लोग बात करते हैं तो बहुकोशी के जीव में जो है आपका फंजाई, प्लांटी हो जाता है, मतलब पादप जगत, और एनिमिलिया हो जाता है। इस तरह से कोशिका के आधार को हम लोग बांटते हैं। इतना क्लियर है? आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोशिका क्या है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ज्यादा नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, हम लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसका हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग आते हैं कोशिका पर। किस पर आते हैं? अब लोग आते हैं कोशिका पर, कोशिका बात करते हैं। देखो कोशिका पढ़ना है तो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं कोशिका को भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दो भाग में बांट देते हैं कोशिका को। एक कोशिका हम लोग पढ़ेंगे, मतलब किसे एक हम लोग कोशिका पढ़ेंगे, एनिमल सेल्स पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, अर्थात जंतु कोशिका देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे पादप कोशिका। क्या देखेंगे? पादप कोशिका देखेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं प्लांटिक, ये प्लांट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट सेल। ठीक है, इसको रखिए। तो कोशिका को हम लोग दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला आता है एनिमल सेल्स, दूसरा आता है पादप कोशिका। आज हम पढ़ते हैं एनिमल सेल्स। चलिए बताइए कि इसे, आपको सब कुछ मालूम है, देखिए क्या है, बताइए कि सबसे छोटा कोशिका, पहला बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका है आपका, क्या है? आप कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इसका दो का आंसर हम आप लोग को जो है होमवर्क देते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं। जब हम मानव में बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं? मानव। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है और सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है आपका अंडाणु। क्या? अंडाणु। कितना याद रहेगा? और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका क्या है आपका? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। इसको याद रखिए, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका क्या है? भाई ये भी पूछ सकता है ना एग्जाम में। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, एग्जाम में हर समय पूछ देता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे लंबी कोशिका क्या है। ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा? और ये दो जो है आप लोग हमें कमेंट में फटाफट कीजिए, आपके लिए HW रह गया है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आज तक यही हम लोग रखते हैं, और अगले क्लास में
सुनते हैं। अब इतना तक आ गए तो सुन भी लीजिए अगले क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो अगले क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोशिका के आकार, क्या पढ़ेंगे, कोशिका के आकार पढ़ लेंगे, और कोशिका का परिचय, कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया था, ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बताइए सभी को कि इस प्रजापति इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर जो है नेट एग्जाम की जबरदस्त ताबड़तोड़ तैयारी हो रही है, जुड़ना ना भूले। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, हमारे साथ प्रतिदिन 6 बजे जुड़ना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों में जितने साथी है सबको शेयर करते हुए चलिए मिलते हैं।